अगर आप एक सोनी APS-C मिररलेस कैमरा यूज़ करते हैं या फिर एक नया सोनी APS-C मिररलेस कैमरा लेने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज्ड है कि आपको कौन कौन से लेंसेज के ऊपर इन्वेस्ट करना है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेंसेज के ऊपर बहुत ही डिटेल में चर्चा करूंगा। कोई भी लेंस खरीदने से पहले आपको लेंसेज के बारे में जो भी चीज़ें जानने का ज़रूरत है, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आज जिन टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूंगा वो है लेंस का फोकल लेंथ, एपर्चर, फोकसिंग, इमेज स्टेबलाइजेशन, शार्पनेस, क्रोमैटिक एबरेशन एंड बिल्ड क्वालिटी। लेकिन ध्यान रखिए, आज का वीडियो मेनली फिल्म मेकर या फिर जो भी वीडियोग्राफर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं बना रहा हूं, और जो भी बिगिनर्स है या फिर इंटरमीडिएट हैं उन लोगों के लिए खासकर ये वीडियो है, और मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूं कि आपका बजट भी लिमिटेड है। तो पहले बात करते हैं लेंस का जो फोकल लेंथ है उसके बारे में। फोकल लेंथ से आपको ये पता चलता है कि लेंस का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कितना है। अगर आप एक वाइड एंगल लेंस यूज करते हैं तो आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, और आप एक ही फ्रेम में एक ही साथ बहुत सारी चीज़ों को फ्रेम कर सकते हैं। और अगर आपका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, मतलब अगर आप जूम करेंगे तो आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो नैरो होता चला जाएगा और आपको एक जूम्ड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो वाइड एंगल लेंस यूज़ होता है जहाँ पे आप मास्टर शॉट लेते हैं या फिर एक ही साथ बहुत लोगों को एक साथ फ्रेम करना चाहते हैं, तो इन सब टाइम पे आपको एक वाइड एंगल लेंस का ज़रूरत होगा। अगर आप एक वाइड एंगल लेंस यूज़ करेंगे तो आपको सब्जेक्ट से ज़्यादा पीछे जाने का भी ज़रूरत नहीं होगा। आपका फील्ड ऑफ व्यू वाइड होने की वजह से आप एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें फ्रेम कर सकते हैं। और इस वाइड एंगल का एकदम एक्सट्रीम में होता है फिश आई लेंसेज। फिर आता है मीडियम फोकल लेंथ, जहाँ पे हमारा जो आंखों का जो नेचुरल फील्ड ऑफ व्यू है वही सिमिलर फील्ड ऑफ व्यू हमें इन लेंसेज से मिलता है। और लास्टली होता है टेलीफोटो लेंसेज, जहाँ पे फोकल लेंथ बहुत ही लॉन्ग होता है और यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू एकदम नैरो हो जाता है। अगर किसी चीज़ के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस करना चाहते हैं, क्लोजअप लेना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको एक जूम लेंस का ज़रूरत होगा। तो फोकल लेंथ मेजर होता है मिलीमीटर से, और 11 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर ये सभी वाइड एंगल लेंसेज होता है। जो मीडियम फोकल लेंथ है वो है 24 mm, 28 mm, 35 mm एंड इवन 40 mm एंड 50 mm इन अ फुल फ्रेम सेंसर। और आपके लेंस का जो एक्चुअल फील्ड ऑफ व्यू है वो आपके कैमरा का जो सेंसर साइज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम यहाँ पे सोनी का जो APS-C सेंसर्स हैं उन मिररलेस कैमरास के बारे में बात कर रहे हैं। तो APS-C जो सेंसर है वो एक फुल फ्रेम सेंसर से छोटा होता है इन साइज। तो एक 23 mm लेंस फुल फ्रेम में जो फील्ड ऑफ व्यू देगा वही सेम 23 mm लेंस अगर आप एक APS-C सेंसर में यूज़ करेंगे तो आपको पूरा 23 mm का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो देखने को नहीं मिलेगा। आपका सेंसर साइज छोटा होने की वजह से आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो भी थोड़ा सा नैरो हो जाएगा। मतलब जब आप एक 23 mm लेंस को APS-C सेंसर में यूज़ करेंगे तो आपको एक्चुअल में 35 mm का इक्विवेलेंट फील्ड ऑफ व्यू दिखाएगा। और ये पता चलता है आपके सेंसर का जो क्रॉप फैक्टर है उसके मदद से। सोनी का जो भी APS-C मिररलेस कैमराज है उन सेंसर्स का जो क्रॉप फैक्टर है वो है 1.5 टाइम्स। तो आपको अगर कोई भी फोकल लेंथ का एक्चुअल 35 मिलीमीटर इक्विवेलेंट जानना है तो आपको उस लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक 23 mm को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अराउंड 35 मिलता है। तो इसके वजह से जब आप एक 23 mm लेंस को एक APS-C सेंसर कैमरा में यूज़ करेंगे तो वो एक्चुअल में जो फील्ड ऑफ व्यू दिखाएगा वो अगर आप एक 35 मिलीमीटर लेंस को एक फुल फ्रेम कैमरा में यूज़ करेंगे तो जो फील्ड ऑफ व्यू आएगा वो दोनों सिमिलर होगा। तो एक 35 मिलीमीटर लेंस इन अ फुल फ्रेम कैमरा एंड अ 23 मिलीमीटर लेंस इन अ APS-C कैमरा का जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो अगर आप एक 15 mm का वाइड एंगल लेंस यूज़ करेंगे एक APS-C सेंसर कैमरा में तो आपको एक्चुअल में अराउंड 20 mm का फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। तो APS-C लेंसेज खरीदने से पहले ये आपको ध्यान में रखना है। और लेंसेज दो तरह का होता है, एक है फिक्स्ड फोकल लेंथ या फिर जिसे हम प्राइम लेंसेज कहते हैं, जहाँ पे आपको एक ही फोकल लेंथ मिलता है, और एक होता है जूम लेंसेज जहाँ पे आपको एक रेंज मिलता है, जैसे कि 18 to 55 mm हो गया। मतलब आपको एक ही लेंस में 18 mm से लेकर 55 mm तक रेंज कवर हो जा रहा है। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो सकता है। लेकिन जूम लेंसेज का प्राइसेस भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इनका क्वालिटी प्राइम लेंसेज के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। जाहिर सी बात है, अगर आप एक प्राइम लेंस ले रहे हैं तो आपको एक ही फोकल लेंथ मिल रहा है, लेकिन उस फोकल लेंथ पे वो लेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। और जब आप एक जूम लेंस यूज़ करते हैं तो आपको एक ही लेंस से बहुत सारा फोकल लेंथ मिल जाता है, लेकिन किसी भी फोकल लेंथ पे वो एक प्राइम लेंस जैसा परफॉर्म नहीं करेगा। फिर आता है लेंस का एपर्चर। हर एक लेंस में एक छोटा सा ओपनिंग रहता है जहाँ से लाइट पास करता है। इस ओपनिंग को एपर्चर कहा जाता है, और ये एपर्चर जितना बड़ा होगा उतना ही लाइट पास करेगा, तो वो लेंस लो लाइट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और अगर एपर्चर छोटा है
तो लाइट भी कम पास करेगा और वो लो लाइट में भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। और एपर्चर जितना बड़ा होगा आपको उतना ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलेगा। लेंस का एपर्चर मेजर होता है एफ स्टॉप नंबर से। आपको लेंस में एक एफ बाई समथिंग नंबर देखने को मिल जाता है। एफ बाई जितना छोटा नंबर उतना आपका एपर्चर बड़ा खुलता है, मतलब वो लो लाइट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और बैकग्राउंड ब्लर भी ज़्यादा देता है। तो जब आप एक प्राइम लेंस खरीदने जाते हैं तो f बाई 1.4 या फिर f बाई 1.8 इस तरह का लेंसेज खरीदना है। इन लेंसेज का जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जब आप इन लेंसेज से f1.4 या फिर f1.8 में वीडियोस कैप्चर करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलेगा, जो देखने में बहुत ही सिनेमैटिक लगता है। और अगर आप जूम लेंस खरीदने जाते हैं तो आपको दो तरह का एपर्चर देखने को मिलेगा। एक होता है फिक्स्ड एपर्चर और एक होता है वेरिएबल एपर्चर। मान लीजिए एक जूम लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 18 to 55 mm और ये एक फिक्स्ड एपर्चर लेंस है। मान लीजिए इसका एपर्चर है f बाई 2.8। तो इसका मतलब ये लेंस 18 मिलीमीटर में भी f 2.8 तक एपर्चर ओपन कर सकता है। और जब आप इस लेंस को 55 mm में यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे भी इसका जो एपर्चर है वो f 2.8 तक ही खुलेगा। तो ये एक बेटर लेंस है। और अगर आपका जो लेंस है उसका एपर्चर वेरिएबल है, मतलब 18 mm में हो सकता है ये f 3.5 तक ओपन हो और जब आप इसको जूम करते जाएंगे तो इसका जो मिनिमम एपर्चर है वो बढ़ता चला जाएगा। मतलब जब आप इस लेंस को 55 mm में यूज़ करेंगे तो हो सकता है इसका एपर्चर f5 तक ही खुले। तो इस लेंस को जब आप 18 mm में यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगा, लेकिन जब आप उसी लेंस को 55 mm में यूज़ करने जाएंगे तो ये लेंस उतना ज़्यादा लाइट कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो आपको उस वक्त ISO बढ़ा के कंपेंसेट करने का ज़रूरत होगा और आपके इमेज में नॉइज़ इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन फिक्स्ड एपर्चर लेंसेज का प्राइस भी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दी वेरिएबल एपर्चर लेंसेज। और एपर्चर के ऊपर भी सेंसर साइज का इफेक्ट पड़ता है। एक f1.4 APS-C सेंसर लेंस एक्चुअल में फुल फ्रेम के इक्विवेलेंट अगर हम बात करेंगे तो वो f1.8 या फिर f2 के जैसा काम करता है। मतलब एक फुल फ्रेम लेंस f2 में जितना लाइट कैप्चर कर सकता है और जितना बैकग्राउंड ब्लर आपको देगा वो सेम चीज़ APS-C सेंसर में आपको f1.4 में मिल रहा है। तो APS-C सेंसर में आपका जो एपर्चर है वो भी थोड़ा सा आपको कम मिलता है। फिर लेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, वो है ऑटो फोकस परफॉर्मेंस। आपको दोनों तरह का लेंसेज मिल जाएगा। एक लेंसेज होता है जो नेटिवली ऑटो फोकस सपोर्ट करता है और एक होता है मैनुअल फोकस लेंसेज। अगर आप गिम्बल यूज़ करना चाहते हैं या फिर वेडिंग का काम करते हैं तो आपके लिए हो सकता है ऑटो फोकस बहुत ही महत्वपूर्ण हो और आपको आपके लेंस में ऑटो फोकस चाहिए ही है। तो ये आप देख लीजिए एक लेंस खरीदने से पहले कि आपको ऑटो फोकस की ज़रूरत है कि नहीं। लेकिन अगर आप मोस्टली कंट्रोल एनवायरनमेंट में शूट करते हैं, जैसे कि फिल्म्स बनाते हैं या फिर म्यूज़िक वीडियो शूट करते हैं, तो वहाँ पे आपको मैनुअल फोकस से भी काम हो सकता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देख लीजिए आपको ऑटो फोकस चाहिए या फिर आपको मैनुअल फोकस से काम होता है कि नहीं। आपको बहुत सारा चीप मैनुअल फोकस लेंसेज मिल जाएगा जिससे आपको बहुत ही कम पैसे में बहुत ही अच्छा इमेज क्वालिटी मिल जाता है। और अगर आप एक फिल्म मेकर है तो आपको मैनुअल फोकस लेंस भी यूज़ करना आना चाहिए। और इन सोनी मिररलेस कैमराज में आपको मैनुअल फोकस करने के लिए काफ़ी सारा फोकस असिस्ट टूल्स भी मिल जाता है, जैसे कि फोकस स्पीकिंग है, फोकस मैग्निफिकेशन है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके आपको मैनुअल फोकस भी करना आना चाहिए अगर आप स्पेशली नैरेटिव फिल्म्स बनाना चाहते हैं तो। और जाहिर सी बात है अगर आप सोनी का ही लेंसेज यूज़ करेंगे तो आपको सबसे अच्छा ऑटो फोकस परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन इन लेंसेज का प्राइस भी जो थर्ड पार्टी लेंसेज होता है उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो थर्ड पार्टी लेंसेज है जैसे कि सिग्मा का है या फिर विल्ट्रॉक्स का है, इनका जो ऑटो फोकस परफॉर्मेंस है वो सोनी के मुकाबले थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा, लेकिन इनका भी ऑटो फोकस परफॉर्मेंस उतना ख़राब भी नहीं होता है। आपका काम बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। मैं अभी भी एक विल्ट्रॉक्स का 23 mm लेंस यूज़ कर रहा हूँ और ये f1.4 एपर्चर का एक लेंस है और ये अभी ऑटो फोकस में है और ये 4K में आई ऑटो फोकस कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये विल्ट्रॉक्स का थर्ड पार्टी लेंस भी काफ़ी अच्छा ऑटो फोकस कर रहा है। एटलीस्ट आई कैन लिव विद इट। तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन थर्ड पार्टी लेंसेज को ही रिकमेंड करूँगा। फिर आता है इमेज स्टेबलाइजेशन। किसी किसी लेंस में आपको OIS मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा अगर आप हैंडहेल्ड शूट करेंगे तो आपके लेंस के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के होने की वजह से आपका फुटेज थोड़ा सा स्मूथ आएगा और आपको माइक्रो जिटर्स देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप हैंडहेल्ड शूट करते हैं और आपके लिए OIS इंपॉर्टेंट है तो लेंस खरीदने से पहले आप ये भी चेक कर लीजिए कि आपके लेंस में OIS है कि नहीं। लेकिन मेरे लिए ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं जब फिल्म्स शूट करने जाता हूँ तो मोस्टली आइदर ट्राइपॉड का यूज़ करता हूँ या फिर एक गिम्बल रहता है या फिर एटलीस्ट मैं एक शोल्डर रिग का यूज़ करता हूँ। तो मुझे OIS का उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है।
अगर आप एक चीप शोल्डर रिग का भी यूज़ करेंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। या फिर आप कैमरा का जो बिल्ट इन EIS है, जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है, उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में वर्ब स्टेबलाइजर का यूज़ कर सकते हैं टू स्टेबलाइज योर फुटेज इवन मोर। फिर आता है लेंस का शार्पनेस। अगर यहाँ पे हम बजट और चीप लेंसेज के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें शार्पनेस को लेकर उतना ज़्यादा वरी करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीप लेंसेज हैं उनका शार्पनेस एक सोनी का जी मास्टर लेंस जैसा नहीं होगा। लेकिन सोनी का जो जी मास्टर लेंसेज है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है तो आप उन्हीं लेंसेज को लेंगे। लेकिन अगर आप अफोर्डेबल लेंसेज की तरफ जा रहे हैं तो आपको जितना शार्पनेस मिल रहा है उससे खुश रहना है। सेम चीज़ है क्रोमेटिक एबरेशन और बिल्ड क्वालिटी को भी लेकर। बजट एंड अफोर्डेबल लेंसेज का जो बिल्ड क्वालिटी होता है वो भी थोड़ा सा चीपर साइड पे होता है, लेकिन डे टू डे यूज़ के लिए आपके लिए काफ़ी है। जैसे कि अगर आप सोनी का ये 16-55 f2.8 लेंस देखेंगे तो इसका प्राइस है अराउंड 1 लाख रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस सिग्मा 18-50 mm f2.8 कंटेम्पोरेरी लेंस को देखेंगे तो इसका प्राइस है अराउंड 50,000 रुपीज़। तो आपको सिमिलर फोकल लेंथ का रेंज मिल रहा है और एपर्चर भी कांस्टेंट है f2.8, लेकिन इतना ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस है। और आपको इन लेंसेज का यूज़ करके जो क्वालिटी मिलेगा, क्वालिटी में उतना ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब सोनी का जो लेंस है उसका प्राइस सिग्मा से बिल्कुल डबल है, लेकिन सोनी का लेंस यूज़ करके जो आपको फुटेज मिलेगा उसका क्वालिटी सिग्मा के लेंस के मुकाबले डबल नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा ऑटो फोकस परफॉर्मेंस बेटर मिले और बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा बेटर हो सकता है। सिमिलरली इस सोनी 15 mm f1.4 लेंस का प्राइस है अराउंड 65,000 रुपीज़ और वहीं पे सिग्मा का ये 16 mm f1.4 लेंस आपको मिल जाएगा अराउंड रुपीज़ 35,000। इवन आपको विल्ट्रॉक्स का 13 mm f1.4 ये लेंस मिल जाएगा अराउंड 32,000 रुपीज़। ऊपर से चीप लेंसेज आर मोर लाइट वेट, तो आप इन लेंसेज के साथ एक चीप गिम्बल भी यूज़ कर सकते हैं जिसका पेलोड हो सकता है थोड़ा सा कम हो। तो कोई भी लेंस खरीदने से पहले आपको अपना बजट और रिक्वायरमेंट को कंसीडर करना है और फिर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। वी शुड फोकस ऑन दिस फॉलोइंग थिंग्स। हमें एक प्राइम लेंस लेना है, स्पेशली अगर हम शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, इस तरह का जो भी शूट होता है, जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शूट होता है, इस तरह का शूट अगर हम करते हैं तो हमें प्राइम लेंस की तरफ जाना है। हमें लोअर एपर्चर का लेंस लेना है, एटलीस्ट f1.4 या फिर f1.8। अगर आप रन एंड गन शूट करते हैं, डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं या फिर वेडिंग शूट करते हैं जहाँ पे आपको बार बार लेंस चेंज करने का मौका नहीं मिलता है, तो वहाँ पे कन्वीनियंस के लिए आप एक जूम लेंस ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको एक फिक्स्ड एपर्चर का लेंस लेना है, जैसे कि f2.8 हो सकता है या फिर एटलीस्ट f4 लेंस आपको लेना ही है। अगर आपको ऑटो फोकस का ज़रूरत है तो आप ऑटो फोकस लेंस लीजिए, और अगर आपका बजट उतना अलाउ नहीं कर रहा है तो आप मैनुअल फोकस लेंस की तरफ भी जा सकते हैं। आपको इमेज के क्वालिटी में कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। फिर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मेरे लिए तो कोई काम का चीज़ नहीं है, तो मैं जो भी लेंसेज आज रिकमेंड करूँगा उसमें किसी लेंस में हो सकता है OIS है और किसी में हो सकता है OIS या फिर किसी भी तरह का इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। और शार्पनेस, क्रोमेटिक एबरेशन, परफॉर्मेंस एंड बिल्ड क्वालिटी को आपको इग्नोर करना है। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं सबसे बेस्ट सिनेमैटिक रिजल्ट लेने का बाय स्पेंडिंग द लिस्ट अमाउंट ऑफ मनी। तो अभी चलिए मैं कुछ रिकमेंडेशंस आपको दे देता हूँ। तो वाइड एंगल लेंस में आप ले सकते हैं ये विल्ट्रॉक्स का 13 mm f1.4, इसका प्राइस है अराउंड 32,000। या फिर आप इस सिग्मा 16 mm f1.4 लेंस को भी कंसीडर कर सकते हैं, इसका भी प्राइस है अराउंड 35,000 रुपीज़। अगर आप सोनी का ही लेंस लेना चाहते हैं तो आप सोनी 11 mm f1.8 इस लेंस को ले सकते हैं, पर ध्यान रखिए इसका जो एपर्चर है वो भी f1.8 है और इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ये आपको अराउंड 45,000 मिल जाएगा। और अगर आपका बजट और भी ज़्यादा है तो आप सोनी 15 mm f1.4 G लेंस भी ले सकते हैं, इसका प्राइस है अराउंड 65,000 रुपीज़। फिर मीडियम शॉट्स के लिए आपको लेना है ये विल्ट्रॉक्स का 23 mm लेंस, इसका भी एपर्चर है f1.4। ये लेंस मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास सिर्फ एक ही लेंस लेने का पैसा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इस लेंस को लीजिए। इससे आपको फुल फ्रेम इक्विवेलेंट 35 mm का एक फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिल जाएगा, विच इज़ ग्रेट फॉर मीडियम शॉट्स। आप इस एक ही लेंस से एक पूरा का पूरा शॉर्ट फिल्म शूट कर सकते हैं, इसका भी प्राइस है अराउंड 25,000 to 27,000 रुपीज़। फिर टेली लेंस में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इस सिग्मा 30 mm f1.4 लेंस को, इसका भी प्राइस है अराउंड 27,000 to 30,000 रुपीज़। ध्यान रखिए फुल फ्रेम में 30 mm एक टेली लेंस नहीं है, वहाँ पे 30 mm एक मीडियम फील्ड ऑफ व्यू देगा, लेकिन जैसे कि आप एक APS-C कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो 30 mm APS-C लेंस है वो एक्चुअल में आपको एक 40 mm जैसा फील्ड ऑफ व्यू देगा,
तो आपको APS-C कैमरा में 30 mm से एक टेली लेंस का फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। तो इसलिए मैं एज अ टेली लेंस इस लेंस को रिकमेंड कर रहा हूं। अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप एक मैनुअल लेंस लेना चाहते हैं तो आप इस 7 आर्टिजन का 35 mm f1.4 लेंस भी ले सकते हैं। ये आपको बिलो 10,000 रुपीज मिल जाएगा और ये लेंस मैंने खुद भी लिया है और इससे भी बहुत ही अमेजिंग सिनेमेटिक फुटेज आता है। फिर क्लोजअप के लिए मैं रेकमेंड करूंगा ये विल्ट्रॉक्स का 56 mm f1.4 लेंस। इसका भी प्राइस है अराउंड 25,000 रुपीज। या फिर अगर आप सिग्मा का लेंस लेना चाहते हैं तो सिग्मा 56 mm f1.4 इस कंटेम्पोररी लेंस को भी ले सकते हैं। इसका प्राइस है अराउंड 36,000 रुपीज। यहाँ पे भी आप चाहे तो एक मैनुअल लेंस ले सकते हैं और वो है 7 आर्टिजन्स का ये 55 mm f1.4 लेंस। इसका भी प्राइस है अराउंड 11,000 रुपीज। और अगर आप प्राइम लेंस में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं एक जूम लेंस लेना तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा इस सिग्मा 18-50 mm f2.8 कंटेम्पोररी लेंस। इसका प्राइस है अराउंड 50,000 रुपीज। इससे आपको एक बहुत ही अच्छा रेंज मिल जाएगा और इसका जो अपर्चर है वो भी कांस्टेंट 2.8 है। और अगर आपका बजट है 1 लाख रुपीज और आप एक बेटर सोनी का नेटिव लेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस सोनी 16-55 f2.8 G लेंस भी ले सकते हैं। तो ये था मेरा लेंस रिकमेंडेशंस फॉर सोनी APS-C मिररलेस कैमरास फॉर वीडियोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग पर्पस। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।